समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सबिका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। ये हफ्ता देश और दुनिया के लिए बहुत ही क्योटिक रहा है। H1B वीज़ा के ऊपर काफ़ी नए गाइडलाइंस में शिफ्ट आया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। ट्रंप ने यूएन की जनरल असेंबली को एड्रेस किया है। लद्दाख ने काफ़ी सिवियर प्रोटेस्ट देखे हैं। आप लोगों ने हमको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भेजे हैं इस सब पे। शेखर, पहला सवाल दिवाकर सिंह ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि आपके विचार में भारत को इस वक्त अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने या कम से कम उनको और बिगड़ने ना देने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या रशिया के साथ हमारे रिलेशंस को बढ़ाकर कोई स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं, क्योंकि रशिया पश्चिमी देशों के साथ और अग्रेसिव होता जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें यूरोप से भी प्रतिबंधों या सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या हमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर देना चाहिए? दिवाकर जी, आपने बहुत एक मैं कहूँगा पेचीदा सवाल पूछा है, और इस सवाल का जवाब भारत सरकार के बड़े बड़े धुरंधर और दिग्गज इसी को ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंध ज़रूर एक डाउन टर्न पे गए हैं, बिगड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ रशिया की वजह से नहीं है। रशिया सिर्फ एक बहाना है। वो गुस्सा जो ट्रंप को है वो ख़ास इसी बात का है, उसको ये चाहिए कि सारी दुनिया के नेता उसके आगे आके उसकी चमचागिरी करें। उसमें वो दो नेता ऐसे मानता है जिनसे वो चमचागिरी की एक्सपेक्टेशन नहीं करता। वो है शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। उनको वो सोचता है कि जो ट्रंप की दुनिया है उसमें स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो उसमें 3 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, एक अमेरिका का, एक चाइना का और एक रशिया का। तो वो तीनों को मानता है। बाकी सबको सोचता है कि या वो मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है या वो किसी और के में है। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो उसका गुस्सा है वो इसी बात पे है, क्योंकि वो चाहता है सब लोग जाके उसको थैंक यू बोले, कंग्रेचुलेशंस बोले आपके बिना तो हो ही नहीं सकता था, आपको तो नोबेल प्राइज़ बिल्कुल बनता ही है। उसमें जो भारत ने, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं थ्रोइंग ए स्पैनर इन द वर्क्स, क्योंकि उन्होंने जो कहा इतना शोर शराबा करके कि मैंने लड़ाई रोक दी भारत पाकिस्तान की, और उनको एक मौका भी मिल गया क्योंकि हमने अनाउंसमेंट करने में डिले कर दिया। जब हमारी 3:35 पे बात हो गई थी पाकिस्तान से और फैसला हो गया था कि हमारा युद्ध विराम या संघर्ष विराम जो भी कहते हैं होने वाला है, सीज़ फायर होने वाला है, तो हमको उसी टाइम कम से कम 2 लाइन की एक ट्वीट 5 मिनट में नहीं तो आधे घंटे में, आधे घंटे में नहीं तो 1 घंटे में, हमने इतना पुराना ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजकल का ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार नहीं करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है आपकी होती है, लेकिन उसके पहले 1 लाइन का ट्वीट आपने कर दिया होता कि पाकिस्तान से गुजारिश हुई कि आप सीज़ फायर करें, हम उसको मान गए हैं, तो इतने बजे से सीज़ फायर हो जाएगा। तो ट्रंप को वो मौका नहीं मिलता, और ये सोचना भी चाहिए था कि ट्रंप जाग के उठेंगे। शनिवार था कि 7 साढ़े 7 तो उठ ही जाएंगे ना। अमेरिका वगैरह में तो लोग जल्दी सोते हैं, खाना भी 6 साढ़े 6 बजे खा लेते हैं। तो जब वो उठे होंगे तो देखा होगा, उन्होंने पूछा होगा कि भाई वहाँ पे लड़ाई ख़त्म हुई क्या नहीं। बोला होगा बात तो हो गई थी लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो मौका मिल गया उनको। उस मौके के बाद फिर उनको लगा कि भारत ने, और उसके बाद इमीडिएटली राहुल गांधी ने शुरू कर दिया नरेंद्र सरेंडर। अब मोदी जी की एक कमज़ोरी है कि जब राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं तो उससे एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। और राहुल, एक मैंने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा था, सभी का आपके साथ वो शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने 11 उदाहरण दिए थे, 11 मिसाल, जहाँ पे राहुल गांधी के कुछ कहने से मोदी जी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। हालांकि दोनों के अंदर नंबर्स में और स्ट्रेंथ में इतना ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो एकदम चिढ़ जाते हैं और एकदम उसको कुछ करेक्ट करते हैं। तो उस दिन के बाद से भारत ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, हमने आपस में किया। और फिर जब ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया खाने के लिए वाशिंगटन में, जब कनाडा में थे G7 में,
तब ठीक है, खाने में आपने मना किया कि मुझे अगले दिन क्रोएशिया जाना है, मेरा ऑफिशियल विजिट है, वो एक बहाना हो सकता है। और ये वो टैक्टिकली भी ठीक था क्योंकि उस दिन उन्होंने मुनीर को भी बुलाया था। तो क्या भरोसा वो क्या गूगली आपके ऊपर डालते या आपके ऊपर क्या एम्बुश करते। तो लेकिन उसके अंदर जो एक तरह की थोड़ी सी तू मैं टाइप होगी जो बाद में आया, और जिस तरह का भारत ने स्टेटमेंट इशू किया वो एक हद तक रूड स्टेटमेंट था कि आपने कुछ नहीं किया, जो किया है हमने किया है। तो ये ट्रम्प आपसे उस बात पे खार खाए हुए हैं और वो ये भी चली जा रही है। अब ट्रम्प को भी पता है कि सब्सटैंटिवली एक लिमिट से ऊपर वो इसको ख़राब नहीं कर सकता है, लेकिन ये उसके दिमाग में ये टेंशन रहेगी ही रहेगी, इसलिए वो बार बार कहता जाएगा कि ये लड़ाई मैंने रोकी है। अब देखते हैं क्या होगा जब अगली बार मोदी जी और ट्रम्प एक साथ होंगे, फिर वो क्या बोलेगा और क्या मोदी जी बोलेंगे। और यही कारण एक है कि इस बार यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री भी नहीं गए। ये भी एक कारण है कि वो नहीं गए क्योंकि वहाँ जाएं फिर ना मिलना मुश्किल होता है, फिर वहाँ कुछ प्राइम मिनिस्टर तो बोलना भी पड़ेगा आपको। और आपको पता है कि पाकिस्तान वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों साथ गए हुए हैं। वो तो आजकल बिल्कुल ही हर जगह साथ साथ ही चलते हैं। कम से कम प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं चलते, आर्मी चीफ अकेले चले जाते हैं जहाँ मर्जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, उनका हाथ पकड़ के चलते हैं। तो ये सारी पेचीदा मसले हैं। उसमें पहले मैंने कहा कि रूस के साथ रिलेशनशिप इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ट्रम्प ने क्योंकि इसका इतना बड़ा इशू बना लिया है, चाहे उन्होंने बहाने के लिए बनाया हो, लेकिन जब इतना बड़ा इशू बना लिया है तो वो उससे एकदम सब कुछ छोड़ के विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि मैंने कुछ अचीव किया। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी आप स्कॉट बेसेंट का स्टेटमेंट देखिए, 2 दिन पहले उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए हमने तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए 25%, लेकिन जो ऑयल इंडिया ले रहा है रशिया से, उसको रिफाइन कर रहा है वो कौन खरीद रहा है? वो तो यूरोप खरीद रहा है। तो यूरोप भी अपने खिलाफ ही जंग को फाइनेंस कर रहा है, तो उनको भी रोकना पड़ेगा। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया को कुछ समझ आ गया है, इंडिया ने ऑलरेडी उसको कम करना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि भारत ने कुछ हद तक इसको कम किया है। और अमेरिका से भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो थोड़ा बढ़ गया है। अगर आप लेटेस्ट ब्लूमबर्ग की स्टोरी देखें तो आपको दाम बताता है। इस समय आपको करीब रूस से जो ऑयल आ रहा है वो करीब $69 पर बैरल आ रहा है, जो अमेरिका से आ रहा है वो करीब $74.5 पर बैरल आ रहा है, जो सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट से आ रहा है वो करीब $78 आ रहा है। तो आप समझे कि अमेरिकन ऑयल में, क्रूड में और रशियन क्रूड में करीब $6 का फ़र्क है। तो है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सच बात यह है कि अगर इतना बड़ा इशू होता तो भारत शायद रूस से बंद भी कर देता है, लेकिन क्योंकि ट्रम्प ने इसको इज्जत का सवाल बना लिया है तो भारत के लिए वो फिर सॉवरेनिटी का सवाल बन जाता है कि किसी के कहने से हम क्यों करें। तो धीरे धीरे जैसे हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल वगैरह हैं, वो जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ रूस से ख़रीदना कम कर रही हैं। और अब भारत ने कहा भी है वहाँ पे कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से कम करें तो आप ईरान का खोलिए और आप वेनेजुएला का खोलिए। अगर आप दुनिया के सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिजर्व्स का देश और तीसरे या चौथे सबसे बड़े रिजर्व्स का देश, दोनों को सैंक्शन करके रखेंगे और फिर बोलेंगे कि टॉप 5 में से एक और को हम सैंक्शन कर रहे हैं, वो रशिया है, तो दुनिया भर में ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। तो इस सारी पेचीदा स्थिति में ये बातचीत आगे चलती रहेगी। शेखर, हमारा अगला सवाल भी इंडिया और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड ही है। ये सवाल आदित्य ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा H1B वीज़ा पर ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वीज़ा का यूज़ टेक कंपनीज द्वारा कई देशों से टॉप टैलेंट को अमेरिका में लाने के लिए किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वीज़ा जैसे निर्णय और इस टैरिफ की सिचुएशन का अमेरिका की इकोनॉमी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आगे जाते हुए अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी कुछ बुरा पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि वहाँ पे जॉबलेसनेस नंबर्स बढ़ रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। इन्फ्लेशन चलिए इतना हाई नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन ग्रोथ रेट भी नहीं है। वो कहते हैं 3.8, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में 3.8 नहीं है, उससे आधे है करीब। तो अब ये इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा, इन द कोर्स ऑफ टाइम पड़ेगा।
दूसरी बात देखें कि जो H1B है, H1B से अमेरिकन कंपनीज को ही फ़ायदा है। जितने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, एलन मस्क भी हैं उसके अंदर, ये सब H1B पे ही गए हुए हैं। तो दुनिया भर का टैलेंट अमेरिका वैक्यूम क्लीन कर लेता है H1B के थ्रू। तो लेकिन जो उनकी बेस है वो बहुत नेटिविस्ट बेस है। उनको लगता है कि हमारा देश है और ये बाहर के लोग आके हमारी नौकरियां ले रहे हैं। तो अब वो अभी ये नहीं समझेंगे कि उनके पास वो नौकरियां लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। जो इतनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं सारी दुनिया से, खास करके भारत से और अमेरिका के पास नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ कैटेगरीज को एग्जाम्प्ट करेंगे, जैसे हो सकता है डॉक्टर्स को एग्जाम्प्ट कर दें। 6% अमेरिका के सारे डॉक्टर्स इस समय भारतीय मूल के हैं, तो वो अचानक उनको कहाँ से रिप्लेस करेंगे? उनकी जो एक ज़रूरत है, अमेरिका के मेडिकल स्कूल तो इतने ग्रेजुएट नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होंगी समय के साथ साथ, लेकिन अभी वो अपनी बेस को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेस में इस समय एक भारतीय विरोधी मूड भी है, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय आ गए और सब जगह सबसे अमीर हो गए। क्योंकि अमेरिका में जितने भी ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स, उनमें सबसे ज़्यादा इनकम लेवल भारतीयों में। तो भारतीय मेहनती हैं, काम करते हैं, डबल शिफ्ट भी काम करते हैं, अपनी फैमिली को ठीक से पालते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं। स्किल तो है, लेकिन स्किल तो अमेरिका के पास भी है। लेकिन भारतीय काम बहुत करते हैं, पैसा बचाते हैं, पैसा बचा के उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो बुरी आदतें नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनका लाइफस्टाइल जो इंडियन लाइफस्टाइल है, थोड़ा स्पार्टन लाइफस्टाइल होता है, तो वो सेविंग ज़्यादा कर पाते हैं, तो सबसे उनका इनकम लेवल बढ़ जाता है। तो इन सब बातों से एक तरह की जेलसी हो गई है। और फिर थोड़ा जो ज़्यादा एक्सप्रेशन जो इंडियन प्रेजेंस का हुआ, ख़ास करके रिलीजियस प्रोसेशंस के साथ और बड़े हाई लेवल या नॉइजी फेस्टिवल्स या वेडिंग्स के साथ, तो जो ट्रम्प की बेस है वो बहुत क्लासी बेस नहीं है, वो बहुत वर्किंग क्लास बेस है, वर्किंग क्लास वाइट बेस है। और वो उनको लगता है यार ये लोग आए थे, ये तो हमसे इतने आगे निकल गए हैं और अब ये यहाँ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनका देश है, ये तो क्रिश्चियन देश है। तो सारी बातें फिर उसके अंदर आ जाती हैं। तो अभी वो अपनी बेस को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ से ये आ रहा है। इसका ज़रूर असर पड़ेगा बुरा अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन एकदम नहीं पड़ेगा, इन द कोर्स ऑफ टाइम पड़ेगा। शेखर, हम इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं तो टैरिफ जो इंडिया पे लगे हैं यूएस की तरफ से, उसकी बात आई जाती है। ये सवाल निकुंज संघाई ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया था और मुझे भी लगता है टैरिफ के कारण सुधार होंगे, लेकिन भारत सरकार की बैलेंस शीट पर भी इसकी वजह से दबाव पड़ रहा है। क्या ये एक दो धारी तलवार है? देखिए, दो धारी तलवार तो है, लेकिन आप कौन सी धार की पहले ज़्यादा चिंता करेंगे? आप अभी टैरिफ तो हटा नहीं सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि टैरिफ का आपको एक बहाना मिला है, उसकी वजह से बहुत चीज़ें जो हमारे यहाँ पेंडिंग है उनको अब पुश करना चाहिए। सरकार को व्यापार से निकलना चाहिए। ये एक बड़ा सुधार भारत में नहीं हो रहा है मोदी सरकार के नीचे, कि सरकार अभी बल्कि व्यापार में और ज़्यादा घुसती जा रही है, अपनी PSUs में और ज़्यादा निवेश कर रही है। सरकार को चाहिए कि इसको और खोले, डीरेगुलेट करे। भारत में FDI तो काफ़ी एरियाज़ में खोला ही है, लेकिन ये देखें कि पिछले 3 साल से FDI क्यों नहीं आ रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ थी बहुत देशों के साथ, वो हमको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उन देशों की कंपनीज जाके आर्बिट्रेशन के लिए सिंगापुर में कहीं पे फाइल करते थे। हम चाहते हैं कि वो भारत में ही करें, वो कोई पसंद नहीं करता। हमारी लीगल प्रोसेस में क्या भरोसा, कितना टाइम लगता है। तो वो सब देखते हुए FDI को फिर से लाना, लेकिन कई एरियाज़ में मैं कहूँगा अच्छा सुधार शुरू भी हुआ है, अच्छा रिफॉर्म शुरू भी हुआ है, जो कि इस मजबूरी के बिना नहीं होता। शेखर, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत दैट इज़ इंडिया करके एक मेंबर है हमारे जिन्होंने भेजा है। वो आपके लिखे नेशनल इंटरेस्ट, जिसकी हेडलाइन बॉयकॉट्स मेक इंडिया अ सॉफ्ट स्टेट की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको ये बहुत सेंसिबल और अच्छा लगा इन अ सिचुएशन जहाँ पे काफ़ी फेक एक्शन नॉर्म बन गया है। वो पूछ रहे हैं एक लाइटर नोट पे कि क्या सीरिया के बाद तालिबान अगर बागराम एयरबेस दे दे तो वो भी ट्रंप के साथ UN में हीरो बनेगा? अगर वो दे दे तो एकदम हीरो बनेंगे। वैसे तालिबान उसके बिना भी हीरो बन जाएंगे, क्योंकि ट्रंप को कुछ ऐसे एक तरह से एक उसको दोनों होते हैं, सेलर्स
रिग्रेट भी होता है, रिमोर्स भी होता है और बायर्स रिमोर्स भी होता है। तो वो उसको अपनी पॉलिसी चेंज करने में भी एक तरीके से मज़ा आता है, क्योंकि उनकी रोज़ अनप्रिडिक्टेबल लगना है। तो बागराम एयरबेस देना तालिबान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीनियों को पसंद नहीं आएगा, पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आएगा। खैर इस टाइम तालिबान पाकिस्तानियों की इतनी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन चीनियों को पसंद नहीं आएगा, ईरान को पसंद नहीं आएगा, और वो लैंडलॉक देश है अफगानिस्तान। तो अमेरिका को बागराम एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए भी या तो ईरान के ऊपर से जाना पड़ेगा जो उनका दुश्मन मुल्क है, या पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ेगा, जिसका किराया तो फिर पाकिस्तान मांगेगा ही, मुफ्त में तो आपको जाने नहीं देगा। बोलेगा आप हमारे यहाँ से जा रहे हैं बागराम, तो हम भी इसमें पार्टनर हैं। तो ये एक पेचीदा मसला है, और चीनियों का इस समय अफ़गानिस्तान में काफ़ी बड़ा फुटहोल्ड है। चीन ने तालिबान की सरकार को रिकग्नाइज़ किया है, जो ना अमेरिका ने किया है ना भारत ने फॉर्मली किया है। तो अमेरिका की एम्बेसी तो अभी कब से बंदी पड़ी है वहाँ पे। तो इस सारी स्थिति में मैं नहीं समझता, बहुत मुश्किल होगा बागराम का मिलना उनको, लेकिन तालिबान का नॉर्मलाइजेशन अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी संभावना है, जो कि मैं समझता हूँ कि इसी ट्रंप के टर्म में हम देखेंगे। शेखर, अभी यूएन के जनरल असेंबली के लिए दुनिया के काफ़ी बड़े लीडर्स न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, उसमें से एक नेतन्याहू भी थे। ये सवाल तपेश मजुमदार ने लंदन से भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। इस कारण कई यूरोपियन एयर स्पेस से गुजरकर वो यूएन की जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। दूसरी ओर ही हमास इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप इसे किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, यूरोप और इजराइल में जो होता है ये सब एक दिखावा है। तो ये अगर वो यूरोप के ऊपर से जाते तो कोई फ्रांस या कोई और स्पेन या कोई यूरोपियन कंट्री अपने एयरफोर्स भेज के उनके जहाज़ को उतार के उनको अरेस्ट नहीं करता। तो जो आईसीजे है ये भी एक बहुत पेपर टाइगर हो गया है, कोई इसकी परवाह नहीं करता है। नहीं तो पुतिन उसकी परवाह करते, कोई उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि इनकी परवाह तभी होती है जब जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं वो इनकी परवाह करें, जो वो नहीं करती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ड्रामे के लिए जो नेतन्याहू का जहाज़ गया वो फ्रांस को अवॉइड करके, स्पेन को अवॉइड करके, पोर्चुगल को अवॉइड करके ऐसे गया, वो सिर्फ दिखावे के लिए था, उसमें और कुछ नहीं था। और अमेरिका में उनका भी ठीक ठाक है, हालांकि उनकी टेंशन है ट्रंप के साथ। बट टेंशन क्या है? टेंशन वही है कि अगर एक कमरे में आप बैठे हैं तो लोगों की टेंशन ज़्यादा किसकी तरफ होगी, ट्रंप की तरफ होगी या नेतन्याहू की तरफ होगी। यही वही बात है जिसकी वजह से पहली बार जब गए ज़ेलेंस्की तो उनकी इतनी बेइज्जती करी गई और कहा आपने थैंक यू नहीं बोला, आपको क्या पता है, आपके पास कोई कार्ड्स नहीं है। और उसके बाद वो सूट वूट पहन के आ गए, अपना एक अलग तरह का सूट पहन के, और उन्होंने खूब चमचागिरी करी, 8-10 बार थैंक यू बोला। जैसे अब देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े टेक सीईओज, इतने बड़े टेक सीईओज कि उनमें से कुछ की तो जो मार्केट कैप है वो भारत की जीडीपी से ज़्यादा है। एनवीडिया की मार्केट कैप कुछ 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, भारत की जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन होने वाली है। तो इतनी, और सब ये $1 ट्रिलियन प्लस मार्केट कैप के लोग थे। उन्होंने क्या चमचागिरी की ट्रंप की, उसमें टिम कुक ने 2 मिनट से कम में, वो बोले एक बार में 8 बार थैंक यू बोला उनको। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए, नेतन्याहू तो ये नहीं करेंगे और अटेंशन भी नेतन्याहू पे रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी ये है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स इंटरनल ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा उसको पुश भी नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेटिक सरकार होती तो फिर भी शायद थोड़ा पुश कर सकती थी, ये सरकार उसको बिल्कुल पुश नहीं कर सकती है। क्योंकि आप देखें कि ट्रंप की स्पीच अगर आप यूएन में देखें तो उन्होंने स्पेशली किसको चुना है अटैक करने के लिए। उन्होंने पहले तो एक लार्जर बात बोली है कि यूरोप में आपके ओपन बॉर्डर्स हैं, आपने इमिग्रेशन अलाउ की तो आपके इमिग्रेंट्स आ गए, आपके देशों का कैरेक्टर चेंज हो गया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने मिडल ईस्ट से या अफ़गानिस्तान से जो ब्रोकन मुस्लिम कंट्रीज़ थे वहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन को अलाउ किया। और उन्होंने कहा यू आर गोइंग टू फेल, इसका मतलब आपकी कंट्री फेल हो जाएंगे। और फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कि लंदन जो है, लंदन अब शरिया लॉ की तरफ जा रहा है। और ये सिर्फ वही बातें जो एलन मस्क कहते हैं या जैसे भी लंदन में प्रोटेस्ट हुआ वो लोग कहते हैं, जो वहाँ का एक तरह से मेगा वाइट मिडिल क्लास वर्किंग क्लास वाइट मूवमेंट है। तो उसके साथ उन्होंने खुद को भी
एलाई किया और इसीलिए जो लंदन के मेयर हैं साजिद खान, उनको भी अटैक किया। साजिद खान ने बल्कि बाद में कहा, वो अच्छी लाइन थी उनकी, उन्होंने कहा इट लुक्स लाइक आई लिव रेंट फ्री इन डोनाल्ड ट्रम्प्स माइंड, है ना। तो और उसमें साजिद खान ने ये भी कहा कि वो रेसिस्ट हैं वगैरह वगैरह, बट इस्लामोफोबिक भी हैं। तो जब उन्होंने पॉलिटिक्स अपनी वहाँ सेट करी हुई है, तो फिर वो नेतन्याहू के साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकते, जैसे कि वो बहुत बाकी नेताओं के साथ करते हैं। और ट्रम्प को भी बैलेंस करना है, क्योंकि जो पैसा है उनके देश की बात छोड़ दीजिए, उनके परिवार के लिए भी वो जो आता है वो तो कतर से और सऊदी अरेबिया से और यूएई से आता है। अभी आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले हफ्ते खबर आई है कि कैसे जो स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं और डील्स कर रहे हैं अमेरिका के बिहाफ पे, उसके साथ साथ बहुत ऐसी डील्स हो रही हैं इन्हीं गल्फ देशों से, जिससे ट्रंप का परिवार और विटकॉफ का परिवार भी सब बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये बड़ा पेचीदा एक जाल में ट्रंप ने खुद को फंसाया हुआ है, जिसमें उनका जो पर्सनल बेनिफिट का मोटिव है वो उनकी ईगो के साथ मिक्स हो गया है, और उसके चलते उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा नहीं रहता है। तो इस चीज़ का नेतन्याहू जैसे नेता को बहुत फ़ायदा है। शेखर, इस हफ्ते लद्दाख ने काफ़ी सिवियर प्रोटेस्ट देखे हैं, जिसमें से कई डायरेक्शन से कई तरीके की डिमांड्स भी आई हैं। इसी पर सवाल लक्ष्य वर्मा ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं क्या लद्दाख के लिए स्टेटहुड या 6th शेड्यूल की मांग संभव है। वो पूछ रहे हैं कि क्या एक पूरा सीटीसी पॉसिबल है इस विषय पर, कि 6th शेड्यूल का ओरिजिन 5th शेड्यूल से डिफरेंस, और नॉर्थ ईस्ट से हमको इस सब्जेक्ट में क्या सीखना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर हमने पहले एक कट किया था। उस समय अनन्या भारद्वाज जो हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी की एडिटर हैं, वो उस समय लद्दाख में थी, तो उनसे उस कटर में वहाँ से बात भी की थी, और तब उन्होंने सोनम वांगचुक से इंटरव्यू किया था। वो अभी भी इंटरव्यू किया गया था कुछ समय पहले, हमारे यहाँ नूतन शर्मा ने किया था। तो ये काफ़ी डिटेल में किया था, उसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जैसे ये आगे चलता है हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। हमारे यहाँ एक और सीरीज़ होती है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जब अपूर्वा मंधानी करती हैं, तो अपूर्वा मंधानी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका एक एपिसोड ये 5th और 6th शेड्यूल के जो नुआंसेस हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए भी करेंगी। शेखर, आज का हमारा आखिरी सवाल रोहत श्रीवास्तव ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं न्यायिक सुधारों या फिर जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और काफ़ी कुछ कहा जाता है। मामलों या केसेस की जांच करने वाले न्यायाधीश नहीं बल्कि पुलिस होती है। हमने बार बार देखा है कि पुलिस की कंडक्ट की वजह से जस्टिस की स्पीड और क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है, मगर पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म को कोई मुद्दा क्यों नहीं बनाता। देखिए, जो पुलिस रिफॉर्म है इसके ऊपर बहुत कमीशन भी बने हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है, ख़ास करके जो स्टेट का पॉलिटिशियन है, उसके पास दो चीज़ों की ताकत रहती है। एक ज़मीन के ऊपर कि आज इस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं, कल को आप यहाँ 5 स्टार होटल बना सकते हैं या परसों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। तो उसके अंदर से वो अपना किराया लेता है, रेंट सीकिंग करता है। और दूसरी पुलिस होती है कि पुलिस को यूज़ करना, मिसयूज़ करना, और जब सेंटर ही अपनी एजेंसीज को जिस तरीके चाहे से मिसयूज़ करती है। और अब तो आप देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जेम्स कोमी के खिलाफ उन्होंने इंडाइटमेंट फाइल कर दी है। तो इसमें ये सोचना कि कोई पॉलिटिशियन पुलिस को अपने हाथ से जाने देंगे, ये बड़े दूर की बात है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो जुडिशल रिफॉर्म है वो सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, हाई कोर्ट्स को देखते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट, असली जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होती है वो ट्रायल कोर्ट में होती है। उसके अलावा जो वकील आपस में बोलते हैं, गवाह प्रेजेंट करते हैं, योर लॉर्डशिप मुझे एक नया सबूत मिल गया है, वो जो बड़े बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो मूवीज़ में होता है, फिल्मों में होता है। वो सब हमारे यहाँ ट्रायल कोर्ट में हो चुका होता है। और आप किसी ट्रायल कोर्ट में जाएं तो अब देखिए वहाँ कितनी भीड़ है। कई बार तो वहाँ पे एक ही साथ 4-4, 5-5 केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। हर मेज़ पे खड़े हुए एक कोई अपना एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, एक उसकी मदद कर रहा है, तो वो बहुत ओवरबर्डनड है। और वहाँ पे इतने साइंटिफिक भी नहीं है, हमारी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उससे दोनों बातें होती हैं। एक तो ये कि जो इनोसेंट इंसान होता है, ख़ास करके टेररिज्म टाइप केसेस में, युवापा टाइप केसेस में, वो बहुत साल तक
या मकोका बहुत साल तक जेल में बंद रहता है क्योंकि इन केसेस में बेल नहीं मिलती है। तो इनोसेंट भी सफ़र करते हैं। और उसमें ये भी होता है कि कई लोग जो गिल्टी होते हैं, जो कसूरवार होते हैं, वो इसीलिए छुट जाते हैं हायर कोर्ट में जाके अपील में, क्योंकि हायर कोर्ट कहता है यार आपने इन्वेस्टिगेशन ठीक से की नहीं, आपने एविडेंस ठीक से प्रेजेंट किया ही नहीं। एक आधा केस में जज ने ये कहा है कि मुझे पता है कि कसूरवार है, लेकिन जैसा आपने मुझे एविडेंस दिया है उसके बेसिस पे मैं कैसे इसकी कन्विक्शन को अपहोल्ड कर लूँ। तो इसका सुधार एक सर्कुलर सिचुएशन है जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में स्क्वेयरिंग द सर्कल। सो यू हैव टू स्क्वेयर द सर्कल, इसे कहीं से पकड़ना है। तो मैं समझूंगा इसको ट्रायल कोर्ट से पकड़ना संभव है, क्योंकि जो पुलिस है वो हर स्टेट के अंडर है और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं। तो जो अपोजिशन में है वो तो कहता है पुलिस रिफॉर्म करो, जो सत्ता में है वो कहता है यार मेरे टाइम में पुलिस रिफॉर्म क्यों करो, जब मैं सत्ता से बाहर था तो यही पुलिस मेरे खिलाफ काम कर रही थी। तो ये सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। हमारे मेंबर्स के इतने इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको अगले हफ्ते फिर यही मिलेंगे शेखर से सवाल के साथ।